स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नीट रिवीजन बैच में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी का है लेक्चर नंबर 3। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज तक पढ़ लिया था, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में जान लिया था, बैलेंस कंडीशन जान लिया था, सेल के बारे में जान लिया था, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ लिया, और फिर हम लोग ने मिक्स्ड ग्रुपिंग भी पढ़ ली थी सेल की। मिक्स ग्रुपिंग क्या करते थे हम लोग कहते थे कि यार इसमें पैरेलल में भी रखो और सीरीज में भी रखो साथ में, उसी को मिक्स्ड कहते हैं, है ना। तो उसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, सीरीज पहले सॉल्व कर लो और फिर उसका पैरेलल सॉल्व कर लो, है ना। तो मिक्स से कभी डर रखना ही नहीं चाहिए। अगर आपको सीरीज आता है, पैरेलल आता है, तो बस आप ये समझ लीजिए कि दो हिस्से में सवाल को पढ़ना है। पहले हिस्से में हम पहले रोज को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद कॉलम्स को सॉल्व करेंगे। रो कॉलम क्या बोल रहा हूँ, जो आपकी इस तरीके से ब्रांचेज है वो रोज हो गई, तो उनमें सीरीज में होता है, तो सीरीज सॉल्व करना आसान है, बस प्लस ही तो करना है ना, E1 प्लस E2 प्लस E3 इस तरीके से। और फिर उसका जो भी आंसर आएगा वो सब में हम लोग क्या करना है, हमें पैरेलल सॉल्व करना है। तो उसमें एक फॉर्मूला बना करके दिया था मैंने आपको, रिवीजन बैच में ही दिया था। क्लास में तो मैंने उसको समझाया था, लेकिन वो इतना सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि वो इतना सिंपल हो चुका था। हम लोग को एक्चुअली नीट में जो पढ़ना होता है, जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ सुन लो ध्यान से, कि दिस इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल आपके केस में, बिकॉज नीट में ना जनरली अभी तक ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं गया है बहुत ज्यादा कि अलग अलग आपको बैटरी का पोटेंशियल दिया जाए, उनको कॉम्बिनेशन सॉल्व करना। जनरली देते क्या है, वो एक ही पोटेंशियल का दे देते हैं, तो शॉर्ट डायरेक्टली इजी क्वेश्चन आते हैं आपके, मतलब कंपैरेटिवली इजी रहते हैं। तो आपकी नोट्स में उस हिसाब से पढ़ाया था। लेकिन अगर आपको कभी भी अगर लगता है कि नहीं सर मुझे नहीं आता है, तो आपको केवल केसर भी तो पढ़ाया है मैंने। अगर ये E1 R1 हो गया, ठीक है, एंड दिस इज योर E2 R2, मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो और यहाँ पर आपका लोड रेजिस्टेंस लगा दिया R। तो हमें अगर सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है सर, इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है यार। यहाँ से मान लो करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, ये I1, यहाँ से कितना कर रहा है I2, टोटल करंट कितना निकलेगा, I is equal to I1 plus I2। जो भी वोल्टेज बाहर आएगा वो टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अपॉन नहीं मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है। V is equal to ओम्स लगा दिया, V is equal to क्या होता है, I into R। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर इसके अक्रॉस निकालना है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट, राइट। चलिए, अगर लेकिन हमें वोल्टेज नहीं, हमें सप्लाई वोल्टेज चाहिए, हमें सिर्फ ईएमएफ ऑफ द सेल चाहिए, तो क्या करेंगे? तो ईएमएफ का क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E is equal to I into small r equivalent। स्मॉल r equivalent क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में सप्लाई नहीं किया हुआ है ना। तो I को कैसे लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं सर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, है ना। बस ये एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका क्लास आगे बढ़ जाएगा। ये टोटल करंट हो गया, इनटू टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो मैं लिख सकता हूं क्या, R1 प्लस R2, और न्यूमरेटर में लिख दूं R1 इनटू, हां याद है ना पैरेलल का फॉर्मूला, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब यहां एलसीएम लोगे तो यहां R1 R2 आ जाएगा, R2 कहां चला जाएगा, यहां पर, यहां चला जाएगा R1। तो फाइंड फॉर्मूला कैसे लिखेगा, देखो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अरे ये क्या कर दिया मैंने, अरे बेटा ये देखो R1 R2 यहाँ पर है, इसका एलसीएम R1 R2 आएगा, कट जाएगा, है ना। कटेगा कि नहीं कटेगा, एलसीएम निकालना आता ही हम लोग को। इसका एलसीएम आएगा R1 into R2, ठीक, ऊपर चला जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1। अब ये R1 R2 को इससे काट दिया, बचा क्या R1 प्लस R2, वो नीचे आ गया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, ये इसको कहेंगे आपका E इक्विवेलेंट, ठीक है। ये अब इसका मतलब है सर, एक आपने नई चीज दिखा दी कि अगर इस सर्किट को चाहे तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, एक दूसरी सेल बनाएंगे, इसको लिख देंगे, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा E इक्विवेलेंट, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट, और यहाँ पर एक सीरीज में आ जाएगा आपका। देखो सर्किट रिजॉल्व हो गई कि नहीं हो गई, ओके। दो सेल को जोड़ करके एक नई सेल बना ली, तो नई सेल बनाओगे तो उसका भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, तो दोनों सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो उनका इक्विवेलेंट निकाला मैंने यहाँ पर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और यहाँ पर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और इन दोनों का सेल आपका ये निकाला E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस, ओके। इस तरीके से सर्किट रिजॉल्व होती है। जब अब हो जाएगी, अब अगर यहाँ से करंट टोटल I निकल रहा है तो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो I के लिए कोई इसने कह दिया तुमसे, एक और सवाल है समझता है, तुमसे करंट पूछ दिया, तो करंट पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है भैया, सीरीज में, है ना। तो कितना आसान हो गया, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन कैपिटल R प्लस, ओके। अब शुरू करें सवाल, ये नोट कर लो डेरिवेशन के फॉर्म में जैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि
कि सेट ऑफ, सेट मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है, एन इक्वल कह रहे हैं मतलब कि जितने भी है रजिस्टर वो क्या है, बराबर है। तो कोई एक वैल्यू ले लो, तुम आर ले लो, है ना, तो आर आर चल रहा है, ठीक है, ऑफ वैल्यू आर, ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीधी से आंसर आ गया, एन आर हो गया। आर प्लस आर प्लस आर प्लस कितनी बार, एन बार करेंगे, एन आर हो गया। दिमाग क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए, और कह रहे हैं बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना है भाई, ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, वो भी आर है, चलो बहुत अच्छी बात है। द करंट ड्रॉन आई नाउ, the n resistor are connected in parallel to the same battery, then current drawn from the battery become 10i। तो कह रहे हैं पहले जब वो सीरीज में थे तो जो करंट सर्किट में था वो i था, अब जब हम पैरेलल में कर दिए तो क्या हो गया, 10i हो गया। तो कह रहे हैं n की वैल्यू कितनी होगी बताओ, n की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। तो पहला सवाल कितना आसान है, देखो जब करंट i था, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, उस समय जो कि बैटरी है वो कितनी है, टोटल वोल्टेज कितना वाला, सीरीज वाला सॉल्व कर रहा हूं पहले, E हो जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, NR प्लस R, जिसको अभी भी नहीं आ रहा सर्किट खुद बनाओ, सर्किट जब बनाने लगोगे ना तो आपको आंसर तुरंत दिखने लगेगा। बहुत सिंपल सर्किट है, मैंने एक्चुअली सर्किट जो मिटा रहा हूँ ऐसे ही सर्किट दोबारा बनाने वाला हूँ बस, क्योंकि इसमें EMF भी है, मतलब सेल भी लगी हुई है, इसलिए से लगाना पड़ेगा। देखिए भाई, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कह रहे हैं सीरीज में, ठीक है, तो ये देखिए भाई, ये हो गया आर, आर ऐसे करते 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 एन टाइम्स क्या लगा दिया, आर लगा दिया, ठीक, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, तो यहां से लो भाई, एक सेल हो गई, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर। बेटा ये बता, आर को जोड़ता जाएगा कितनी बार एन टाइम, तो इसको हटा करके मिटा करके क्या लिख दूंगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एन इंटू आर, ठीक है, ये हो गया तेरा एन आर। अब ये बता मुझे, जब ऐसे देखा जाता, करंट यहाँ चल रहा है, इधर जा रहा वापस से, अरे करंट तो एक ही है, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर प्लस एन आर, और करंट का ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है रे, E, तो क्या आ जाएगा तेरा E अपॉन N, ये क्या होगा, करंट हो गया, पहला इक्वेशन बन गया, इसलिए ये गिवन था, ये क्या था, गिवन था। अब देखियो क्या हो रहा है, दूसरी सर्किट अब कैसी बनेगी, दूसरी सर्किट ध्यान से देखना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ आसान, क्योंकि सच में ये बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आप थोड़ा सा कंसेप्ट पे अपने भरोसा रखिए और अपने पे खुद पे भरोसा रखेंगे तो आप कर लेंगे। अब यहाँ पर कितनी ब्रांचेस बनेंगी, n टाइम्स ऑफ, दो कहां से बनेगी बेटा, n टाइम है ना, कितने r हैं ये बताओ, लिख के पढ़ो, इसको कह रहा है n इक्वल रेजिस्टेंस, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 12 15 20, उतने रेजिस्टेंस हैं तो जितने रेजिस्टेंस हो वो उतनी बार लगाएंगे ना, तो हम ऐसे डॉट डॉट करके क्या दिखाएंगे इसको, n बार। इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है ना, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर अगर इसको सॉल्व करने पे आएंगे तो 1 अपॉन r इक्विवेलेंट होता है, आपने सिखाया 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3, इस तरीके से जब सबकी वैल्यू सेम है तो 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r प्लस ऐसे करते जाएंगे, कब तक करेंगे, जब तक n बार नहीं कर देते, यही होगा ना। तो 1 अपॉन r को कॉमन अगर ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कब तक, n बार, ये क्या हो जाएगा n, तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन r इक्विवेलेंट कितना आ गया, n अपॉन r, और r की वैल्यू क्या होगी, इसी का उल्टा, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r अपॉन n। मैं इसको डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल होता तो ये कर रहे होते क्या, नहीं, आपको पता है, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कर लेंगे। अब मैं इस पूरी को मिटाऊंगा, जो सर्किट के साथ खेलना जान गया वो कर लेगा, बस देख के आंसर आता है। अब इसको पूरा हटा करके यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूंगा, जिसकी वैल्यू होगी r बटे n, फिर से देखूंगा करंट यहां से चला, अरे ये तो सीरीज में है ना, तो फिर से नया फॉर्मूला क्या जाएगा, बाद में बोला गया मुझसे कि 10 करंट कितना हो गया, सर्किट में बोला गया करंट कितना हो गया पैरेलल में लगाने के बाद 10 गुना, है ना, 10i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v कितना, अभी बैटरी तो वही है सेम टू सेम, v सेम हो गया, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस n प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। n की वैल्यू निकालनी है तो एक बार इधर से रीअरेंज कर लो, एक बार इधर से सॉल्व कर लो, n की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो n टाइम n ऊपर चला जाएगा, है ना, ये हो जाएगा nr प्लस r, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसका एलसीएम लिया मैंने, तो एलसीएम लिया बेटा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया nr और ये हो जाएगा ne,
है ना, ध्यान से देखो, अगर ऊपर देखा मैं ध्यान से तो n को हटा दे तो e अपॉन r प्लस एन आर, ये क्या है e अपॉन r प्लस एन आर, तो ये क्या हो गया यार, ये हो गया 10i इज इक्वल टू n इंटू आई, आई कट गया, n बराबर कितना आ गया, देखा कैलकुलेशन कितनी आसान होती है, करने वाले के ऊपर है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको एक्सपैंड करें, टाइम वेस्ट करें, इनका होना बनाए, वो सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये वाला वैल्यू अगर इधर बना लूंगा तो उसको मैं i से रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैंने सिर्फ यही किया, मैंने इसका एलसीएम लिया, ये r अपॉन n प्लस r था, मैंने एलसीएम लिया, बना दिया r प्लस एन आर अपॉन n, और डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, तो मैंने n को अलग कर लिया, e अपॉन r प्लस एन आर, यहाँ पर मैं मिला लिया, तो ये बन गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, i के बराबर उठाकर i पुट कर दिया, तो n इंटू आई बराबर 10i आ गया, तो आई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, the internal resistance of 2.1 volt cell which gives current 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फट सर्किट बनाओ, आंसर निकल जाएगा। आपसे स्मॉल r पूछा गया है, क्या पूछा गया, स्मॉल r पूछा गया, सीरीज में लगा हुआ बेटा, ठीक है, सेम फॉर्मूला लगा लो, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, बैटरी का V कितना है 2.1, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड, लोड कितना है 10 ओम, I की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2, तो इस I को हटा करके क्या दूंगा 0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0.2 R प्लस 2 इज इक्वल टू 2.1, तो 0.2 R इज इक्वल टू 0.1, R इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 0.5 ओम। डन। अगला सवाल, सर्किट बनाओगे तब समझ में आएगा, सर्किट बना दे रहा हूं, मुझे पता है आप लोग को आ रहा है, लेकिन फिर भी ठीक, ये हो गया, ये हो गया आपका 2.1 वोल्ट, ये कितना हो गया 0. ठीक है, ये सर्किट थी, तो इस तरीके से हमने इस पे क्या कर दिया, सिंपल, देखो ये सीरीज में थे, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 प्लस R, तो मैंने ये कर दिया I इज इक्वल टू V अपॉन R, V कितना है 2.1, टोटल R ये था, मैंने ये किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आसान है। A cell having an EMF E and internal resistance कितना है R is connected across a variable external resistance R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is, बहुत बढ़िया, ग्राफ का क्वेश्चन है। अच्छा, नीट में ट्रेंडिंग में क्या रहता है, ग्राफ पूछ देंगे तुमसे, है ना, और आपको डेरिवेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दे देंगे, क्यों, क्योंकि आपके कंसेप्ट को चेक करते रहते हैं वो क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, आपसे देखना चाहते हैं कि कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है, आपसे कह रहे हैं सेल के पास ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, कह दिया वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, वेरिएबल का मतलब पता है कि सर्किट में क्या होगा, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करो, रेजिस्टेंस वेरी करेगा, इसका मतलब करंट भी वेरी करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, V इज इक्वल टू IR होता है, वोल्टेज रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, वोल्टेज अगर कांस्टेंट है इसका मतलब जब आप R को बढ़ाएंगे तो वही बात 2 into 4 है, उसकी वैल्यू भी 8 है, ठीक है। तो अगर हमने चेंज किया, देखो अगर 8 वोल्ट है, इसको कांस्टेंट बना के रखना है तो 2 गुणे 4 कर सकते हैं, 2 अगर I को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को। फिर से देखो कांसेप्ट बहुत सिंपल है, अगर रेजिस्टेंस फिर फर्दर इंक्रीज करना है तो करंट को डिक्रीज होने के बाद ऑप्शन ही नहीं है कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तब ये 8 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो इस तरीके से वेरिएशन होता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कौन सा वाला इसमें ऑप्शन आपके हिसाब से सही है, तीसरा, कौन सा तीसरा, क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज आपका, अच्छा ई पर जाते जाते कांस्टेंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, सही है तीसरा, ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि कांस्टेंट रेट पे चेंज नहीं हो रहा है, देखो ना सीधे 4 से 8 हो गया है ना, जैसे एक्सपोनेंशियल चेंज, ठीक, इसीलिए ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर भी अगर इसको बेटर वे में करना है तो एक सी सर्किट का इक्वेशन हो सकता है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, अगर आपको करना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, तो R क्या हो जाएगा R प्लस टोटल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हमें I पता है तो हमें वोल्टेज निकालना है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो V अक्रॉस अगर हमें लोड रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा I अपॉन I इंटू R करेंगे, V इक्वल टू IR होता है, तो I की वैल्यू क्या है, ये वाली, ये जो R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R, यही तो है ना। अब वेरिएशन करो कभी भी, ठीक, अगर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है, अगर मैंने यहाँ से कैपिटल R कॉमन ले लिया, क्या किया बेटा, यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल R कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा
एफ ये आपका ई है, ई इंटू आर, अगर मैंने आर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। स्मॉल आर के पास नहीं था तो उसको डिवाइड कर दिया, जहां था वहां से बाहर चला गया, ये कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो अगर जब r की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? r की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगी? हाँ, v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर r इंफिनिटी है तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e। हाँ, ठीक है, तो अगर इस कैपिटल R की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कैपिटल R की वैल्यू अगर इंफिनिटी हो जाएगी तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? e। ठीक है, इस तरीके से। कंसेप्ट नहीं समझ में आया ना? सुनो ध्यान से, इधर देखो मेरी तरफ, मुझे दिख रहा है कि इसको कितना आ रहा है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? इंफिनिटी। यही कंसेप्ट यूज किया भाई ने। जब यहाँ कैपिटल R को तो 0 कर देगा तो ये हो जाएगा इंफिनिटी। 1 प्लस इंफिनिटी इज ऑलवेज इंफिनिटी। स्मॉल ई को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करेगा तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये v बराबर क्या हो गया? 0, जब r की वैल्यू क्या है? 0। लेकिन जब r की वैल्यू ने इंफिनिटी करी, किसी चीज को भी इंफिनिटी से डिवाइड करेगा तो वो क्या बन जाएगा? 0। और 1 प्लस 0 क्या होगा? 1। और यहाँ बचेगा क्या? v इक्वल टू बचेगा e। v इक्वल टू क्या बचेगा? e बचेगा। ठीक है, ठीक है, v इक्वल टू जब e बचेगा तो अब यहाँ पर देख तू ध्यान से, तेरा मैक्सिमम पोटेंशियल कब होगा? जब आपका r किधर को जा रहा है? इंफिनिटी की तरफ। कौन सा वाला ग्राफ है जो रीच करता है? यार ये डिक्रीजिंग है, ये तो वैसे ही गया है ना, डिक्रीजिंग है, हमें तो e के पास जाना था ना, ये तो डिक्रीजिंग खत्म हो गया। अब देख ध्यान से, इसमें अगर e की वैल्यू दिखा रहा तो कह रहा है r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 0 पे e हो सकता है क्या? देख उधर लिखा तुमने, गलत। ये यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन कह रहा है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आपका लीनियर कर्व है, v अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर कोई मैक्सिमम नहीं है। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सिर्फ एक ही। यहाँ देखो ना, इंफिनिटी पे चले जाओगे आफ्टर सर्टेन टाइम। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम वैल्यू बढ़ाते जाओगे एक समय के बाद तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू e के आसपास ही दिखेगी। ठीक है, तो मतलब ये लीनियर तो नहीं हो सकता है, तो ये भी गए हो। ठीक, ये डिक्रीजिंग है, ये भी गया, बचा के आग बंद करके लगा सकते हो, लेकिन समझ के लगाना है। तो 0 पे 0 थी, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता क्योंकि भैया ये आपका फ्रैक्शन है ना, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप इंफिनिटी पे चले गए तो आपको क्या मिला? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व, जाके यहाँ पे क्या है? दिस इज स्टेडी स्टेट। क्या है ये? स्टेडी स्टेट। मतलब स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जब वेरिएशन ना के बराबर हो जाए, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट वैल्यू देने लगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ, ऐसे पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो मतलब नीट में कंसेप्ट बहुत लेके चलेंगे, ग्राफ और प्रैक्टिस कर लेना, ग्राफ के बारे में समझ लेना, रट के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन रटाया नहीं आता है। वो पता है क्या करेंगे? वहां पर ये चेंज कर देंगे, ये इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लेके चले आएंगे, इस आर को ऊपर लेके चले गए। अब सोचो यही ग्राफ का उल्टा बनेगा, ये ग्राफ का उल्टा बनेगा, तो जब नहीं पढ़ के जाओगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान से पढ़िए। अब बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर n ऑफ आइडेंटिकल सेल। ठीक है, n आइडेंटिकल सेल है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? सबका इंटरसेक्शन भी सेम है, लिखा हुआ है ना, देखो, which are connected in series, the terminal of the battery are short circuit and the current I is measured, which of the graph shows the correct relationship between I and n? I और n के बीच में तुमसे क्या कहा गया पता है तुम्हें? लोड रेजिस्टेंस इज एब्सेंट, और उसकी जगह लगा दिया एक वायर। तो शॉर्ट सर्किट करंट की बात कर रहा है सर्किट के अंदर। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? फिर से सोचो, पढ़ो इसको। कह रहा है एक बैटरी है, बैटरी किससे बनती है? मैंने बोला ना, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो एक बैटरी बनाई जिसमें हमने n सेल इस्तेमाल करी, और हर सेल का जो EMF और रेजिस्टेंस है वो सेम है। एक इसका आपका EMF E मान लो, और ये आपने रेजिस्टेंस क्या मान लिया? R। उनको कनेक्ट कर दिया सीरीज में। तो सीरीज में तो सिंपल फॉर्मूला होता है E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना। अगर पहले वाले का E रहा होगा तो n टाइम्स ऑफ E हो जाएगा, और एक का अगर R रहेगा तो n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं कि टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अगर बैटरी के टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया जाए, मतलब हमने बैटरी के प्लस को माइनस को एक वायर से जोड़ दिया, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो उस समय जो करंट फ्लो करेगा उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो उसको अगर मेजर करते हैं तो कैसे, कौन सा ग्राफ जो है इसमें सही है? एक सीधी सीधी सी बात है, जो चेंज आता है वो आता है जब आपका कोई सप्लायर होता है और एक कंज्यूमर होता है। जब कंज्यूमर नहीं होगा कुछ तो क्या रहेगा? आई हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा।
तो अगर देखा जाए n की वैल्यू बढ़ाते हुए जाओगे तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, क्योंकि ऐसे देखा जाता है। तो देखो, अब जिसको मैथमेटिकली समझना है ये समझ ले, ऐसे समझ ले, अगर तेरी जो सेल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? n टाइम्स ऑफ E, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ R। तो ये देखो ऐसे कर दिया, तो जो करंट होगा वो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट है ना, ये तो हमेशा E अपॉन R ही रहेगा। n को हटा के तो m कर दे, तो m सेल लगाएगा तो m रेजिस्टेंस भी हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या आ जाएगा तेरा? m E अपॉन, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो कुछ भी कर लो कभी भी चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेल बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा उसी के रिस्पेक्ट में, और वो हमेशा बैलेंस हो जाएगा। ऑप्शन इज करेक्ट। 10 आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन सीरीज। सोचो ये क्वेश्चंस कर नहीं सकते हो, सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे, बस आपको फिगर बनाना है, सर्किट बनाना है बस। ठीक है, और ओम्स लॉ ज्यादा मैंने इस्तेमाल नहीं किया कहीं भी, सिर्फ ओम्स लॉ चल रहा है। ठीक है, 10 आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन सीरीज आर नीडेड, फिर से सीरीज, ठीक है, नीडेड टू हीट अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब यहाँ जानबूझ करके इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है, और एंड रेडियस आर दिया हुआ है बाई 10 डिग्री सेल्सियस इन टाइम। तो एक और एक फॉर्मूला आपके मेरे दिमाग में आता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ जो आपका मटेरियल होता है, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, है ना। डेल्टा T क्या होता है? टेम्परेचर चेंज। अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। मगर अभी मुझे उससे लग नहीं रहा है कि क्या अल्फा में नहीं है। How many cells will be required to heat the wire of length 2 meter of the same radius by the same temperature in time t? अब कह रहे हैं कि अब आपको वायर की लेंथ बदल दी, 1 मीटर से कर दी कितनी? 2 मीटर, ठीक है, और कह रहे हैं उतना ही टेम्परेचर 10 डिग्री इसका भी बढ़ा दो, और कह रहे हैं टाइम कितना लग रहा है? जो आपका t लग रहा है, ठीक है। तो आप बताइए t कितना होगा? हाउ मेनी सेल कितनी लगेंगी? ठीक है, लगाओ, सॉल्व करो। सेम एकदम सिंपल, डरो नहीं, क्वेश्चन को अप्रोच करो, सर्किट बनाओ, सॉल्व कर रहे हैं, परेशान ना हो, बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। थोड़ी हेल्प की जरूरत थी क्योंकि थर्मो की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गई। जब भी हम टेम्परेचर कहते हैं तो हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू जो चेंज इन टेम्परेचर है, उसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू पुट ही नहीं करनी है। तो जो एनर्जी आपको चाहिए थी 10 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसका फॉर्मूला ये है। तो एनर्जी मिले कैसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पावर इनटू टाइम, क्योंकि टाइम इंटरवल दिया हुआ है ना, वो किसके बराबर होगी? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम आसानी से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसका फॉर्मूला ये है, और जो सप्लाइड है तो सप्लाई बराबर जो आपका रिक्वायर्ड है तभी तो ये होगा, हीट नहीं तो नहीं होगा। तो सिंपल कंसेप्ट यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 सेल है, तो पहले एक सर्किट बनाऊंगा मैं, इसमें 10 सेल ले लूंगा, है ना, इस तरीके से। कितनी सेल है? 10। अब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो फिर वापस से मैं एक यहाँ पे R, फिर R, और इस तरीके से करते करते कितने? 10 लगा दूंगा, है ना, और ये सर्किट कंप्लीट हो गई मेरी, यही तो है ना। तो इसमें से क्या निकल के आ गया मेरा? 10E आ गया। टोटल क्या आ जाएगा? 10E। अब ये जाएगा 10 स्मॉलर, ठीक है। ये है रेडियस, देखिए स्मॉलर दिया है तो हम इसको कैपिटल R मान लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि रेडियस भी दिया हुआ है स्मॉलर, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ले लेंगे तो इसको हम R मान लेते हैं, ठीक है। खत्म हो जाएगा ना, काम ही खत्म करो, ठीक है। या फिर ऐसे कर देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस का कितना मान लेते हैं आपका इंटरनल के लिए, इस समय हटा करके सीधे जो सप्लाई की बात कर रहे हैं वो कितना आ जाएगा आपका, नॉट डॉट करके 10 सेल लेकर के सीधे ये हो गया तुम्हारा वायर, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? पाई आर स्क्वायर, और जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, ठीक। काम खत्म करो, सही रहेगा ना। इस तरीके से हमने ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट करने की कोशिश करी है, ठीक। इससे क्वेश्चन आसान हो गया। तो टोटल वोल्टेज इस वायर के क्रॉस कितना लगेगा बेटा? 10E लगेगा। और टोटल रेजिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? लेट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर क्या है? रो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देन रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू जाएगा रो, L कितना है? 1 मीटर अपॉन पाई R स्क्वायर। तो ये बन गया ये आपका रो अपॉन पाई R स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। कोई यहाँ दिक्कत है? नहीं।
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। V की वैल्यू कितनी है 10E, तो 10E का स्क्वायर अपॉन R इंटू टी हो गया भाई ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, इसको किससे इक्वेट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू m, लेट द मास ऑफ द वायर, यहां लिख दो, लेट द मास कितना है, कितना है m, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है s इनटू चेंज इन टेम्परेचर T। ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी सेल क्या है भाई, हाउ मेनी सेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू हीट द वायर। मान लेते हैं n नंबर ऑफ सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल लगी तो n इंटू ई हो जाएगा नया पोटेंशियल। ठीक है, अब दूसरा सर्किट, इसको मिटाकर कर दूंगा 2। ठीक है, इसको क्या कर दूंगा, इसको 2 मीटर कर दूंगा। ठीक है, अब कितनी सेल लगी मेरी, ई और कैसे कैसे n टाइम्स है ना, यहाँ लिख देता हूँ n टाइम्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल विल बी n e, है ना। फिर से नया इक्वेशन क्या आ जाएगा, फिर से आपका n e का होल स्क्वायर अपॉन नया रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिकॉज देखो R न्यू विल बी इक्वल टू रो इनटू 2L अपॉन एरिया, तो सेम ही है ना, तो 2 बाहर निकालने तो हो जाएगा रो L अपॉन A, कह सकते हैं ना ट्वाइस ऑफ R1, कह सकते हैं ना, तो नीचे क्या जाएगा 2R1। ठीक है, 2R1, यहाँ भी R1 कर दो। ठीक है, इनटू T कर देते हैं, इनटू T, ये एनर्जी हो गई, इक्वल टू क्या जाएगा, मास भी डबल हो जाएगा 2m s इंटू डेल्टा T। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो 1 और 2 को, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा आंसर, बताओ कहाँ मिटा दें, वो मिटा दें ऊपर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मिटा दो। देखिए बेटा, मीटर को सेंटीमीटर में कर दे सकते हैं, कहाँ मीटर है, सेंटीमीटर क्यों करना है बेटा, वैसे जरूरत क्या है, सब तो ऐसा ही में दिया हुआ, क्यों करेंगे। तो जाएगा देखो n स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 2r1 डिवाइड इनटू t डिवाइडेड बाय यहाँ जाएगा 100 e स्क्वायर अपॉन r1 से r1 गया, e स्क्वायर से e स्क्वायर गया, 100 कहाँ से जाएगा 2 के पास, और यहाँ नीचे एक t है, t से t गया, इज इक्वल टू इधर क्या था, इधर था आपका 2ms इंटू डेल टी अपॉन इधर क्या जाएगा ms इंटू डेल टी, ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा, तो क्या बचा n स्क्वायर बाई 200 इज इक्वल टू 2, n स्क्वायर इज इक्वल टू 400, n इज इक्वल टू, आगे आंसर सीख गए कुछ। ठीक है, ये था क्वेश्चन, आगे करें, चलिए। द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट क्या दिया हुआ है A एंड B इज गिवन इन द फिगर, बताइए कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है बेटा, सिंपल सॉल्व करो, ए से चलना स्टार्ट करो और बी की तरफ चले जाओ। ठीक है, इधर जब जाओगे तो क्या होगा, आपको पता है कि जिधर जा रहे हैं वो पॉजिटिव लेकर के लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिख डालो, बाकी सबको ऐड कर डालना। ठीक है, यस 9 आएगा, आंसर कितना आ गया 9। इसमें पता है एक -9 ऑप्शन देना चाहिए था, तब ज्यादा मजा आता, तो ज्यादा मजा आता है एक्चुअली, है ना। हैं आप सीखो जिसको नहीं आता है, देखो 1 सेकंड क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगते। अभी तक में एक ही क्वेश्चन में दिमाग लगा, बाकी कहीं दिमाग नहीं लगा। ठीक है, देखो इधर चल रहा है तो इसको हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, जिसको देखो ये सप्लायर हो गया तो ये सब क्या कंज्यूमर हो गया ना, ये सब घट जाएंगे और खत्म जहाँ करते हैं वो इक्वल टू के बाहर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो आ जाएगा -2 इंटू 2, फिर ये क्या है देखो यहाँ प्लस एंटर कर रहे हैं, माइनस -3, फिर यहाँ पर आगे निकल रहे हैं तो कितना करंट निकल रहा है बताइए, अरे एक ही रास्ता है तो 2 ही एम्पीयर तो जाएगा, तो क्या जाएगा -2 इज इक्वल टू VB। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो अब देखो VA माइनस VB चाहिए, VAB चाहिए, इसका मतलब कह रहे हैं VA माइनस, इन सबको उधर फेंक दो, इसको इधर कर दो, क्या आ जाएगा 4 + 3 - 2 +2। ठीक है, कितना आ गया 5 4 प्लस। ठीक है, -9 कब आएगा, अगर इसको हम
नेगेटिव आ जाएगा, ये जाएगा -9 वोल्ट करके देख लेना, ठीक है। अब इसको उठा करके इधर ले जाओगे ना, ये सारी वैल्यू -9 वोल्ट नहीं आ जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमसे पूछा ये गया है, मैंने वो मिटा देना है कि मुझे पता है, लेकिन हमने बता दिया कि कब -9 आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करो। इन द सर्किट्स ऑन द सेल A एंड B हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, बहुत बढ़िया बात है, सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो तो और हमारे लिए अच्छा हो जाता है ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं था। फिर क्या कह रहे हैं, फॉर VA क्या है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट है, लिख लो फटाफट, यहाँ लिख लो, ये हो गया तुम्हारा 12 वोल्ट, ये प्लस है और ये माइनस, वेरी गुड। R1 कितना दिया हुआ है 500, ये लिख लो भाई यहाँ पर 500, ठीक। फिर क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है 100, बहुत बढ़िया, ये दिया है 100, ठीक है। गैल्वेमीटर G shows no deflection, the value of VB, अरे यार ये तो बड़ा बेकार क्वेश्चन है, ये 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ओपन सर्किटेड, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यही यहाँ पे भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा पैरेलल में। चलो देखो करते हो क्या करते हो, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? तो VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर करंट मान लेते हैं ये I, तो I पूरे सर्किट में चल रहा है, यहाँ पर I, तो ये जाएगा एक्चुअली VB इज इक्वल टू जस्ट सिंपल I इंटू R, फाइंड करो I और आंसर निकाल लो, ठीक है। वर्बली निकाल सकते हो तुम चाहो तो, वर्बली निकाल दें, ये सीरीज में हो गए बेटा, जब गैल्वेमीटर 0 मतलब ये ओपन सर्किट हो गई, ये ब्रांच है नहीं, तो ये सिंपल सर्किट हो गई। 500 प्लस 100 कितना हो गया 600, 12/600 कर लो यार, कितना आ जाएगा 2/100, 1/50, है ना। अब तो कर ही लोगे कि नहीं कर पाओगे, और इसको 1/50 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से, तो आंसर आ गया 2 वोल्ट, ये आ गया तुम्हारा I, और देखो VB इज इक्वल टू क्या है, VB इज इक्वल टू I इंटू R, तो ये हो जाएगा 1/50 इंटू 100, आंसर आ गया 2 वोल्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़े, समझ में आया। गैल्वेमीटर 0 कब दिखाता है, जब करंट 0 होता है, जब करंट 0 हो गया जिस ब्रांच में, उस ब्रांच में मतलब कि वो ओपन सर्किट है, देखा जाए तो इसको ऐसे छुपा लो, तुम्हें दिखने लगेगी सर्किट, छुपा लोगे तो तुम्हें करंट मिल जाएगा, जब तुम देखोगे ये दोनों क्या जाएंगे सीरीज में, ठीक है। ये वही बात हो गई कि मैंने एक ऐसे वायर बनाया, एक हमने ऐसे ऐसे वायर बनाया, ठीक है, और एक फिर ऐसे ऐसे बनाया, और एक खुला तार छोड़ दिया ऐसे, है ना। तो क्या इस खुले तार में करंट जाएगा, नहीं, वो हमेशा इधर ही घूमता रहेगा, है ना। ये सर्किट एक्चुअल में ऐसे बनानी चाहिए थी, जब तुम ऐसे बनाओगे तो तुम्हें दिखने लगेगा कि करंट ये हो गया तेरा R1, ये क्या हो गया तेरा R। और एक और चीज सिखाई थी कि अगर अब तुम्हें देखना है तो कभी भी इन दोनों टर्मिनल के बीच में अगर यहाँ लगा दो क्या वोल्टमीटर, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, जो ब्रांच इस ब्रांच में वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल ब्रांच में हमेशा वोल्टेज सेम होता है, इसीलिए VB के पास वही वोल्टेज जाएगा जो R के पास वोल्टेज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म PQRS इन व्हीटस्टोन ब्रिज आर 10 ओम, 30 ओम, उसका क्या लिखा हुआ है 90 ओम। The EMF and internal resistance of the cell are 7 volt and 5 ohm respectively if the galvanometer resistance is 50 ohm, ठीक है। The current drawn from the cell will be, बहुत बढ़िया, कह रहे करंट कितना होगा सर्किट में, आसान क्वेश्चन है, ये बेकार क्वेश्चन माना जाएगा, जल्दी से करो। PQRS लिखने आता है कि नहीं आता है? ये तो अच्छी बात है कि PQRS बोल रहा है, R1 R2 R3 R4 बोलेगा तो क्या करोगे, तो प्रैक्टिस कर लेना इसके लिए, ठीक है। तो व्हीटस्टोन बनाना सीख लीजिए फटाफट, व्हीटस्टोन बताया था ना मैंने, हो जाएगा PQ R, ये हो जाएगा S, ठीक है। और यहां होता है तुम्हारा ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया सेल। कितना दिया है, P की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, ये कितना है, ये कितना है 30 है, ये कितना है,
बैलेंस कंडीशन तो पता ही होगी। तब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जीरो करंट, है ना। डन। उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से समझो तुम, ठीक है। देखो इधर जिसको नहीं आ रहा, रेजिस्टेंस है, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस होते हैं व्हीट स्टोन में, ये बना दिया हमने व्हीट स्टोन। ये तो हमने कहा था रट के जाना, व्हीट स्टोन बना लेना। फिर लिखा, पहले P लिखा है, फिर Q, फिर RS। इसका मतलब वैल्यू भी वैसे लिखेंगे, पहले P Q R S, समझ गए। EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 7 वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी है, ये 7 वोल्ट है, और ये कितना है 5 वोल्ट। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर अगर आपका 50 ओम का, पता है ये क्या था, ये आपका ट्रैप था। दिस इज ट्रैप। ये आपको फंसाने के लिए दिया गया था, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगा तो वो तो सर्किट से वैसे ही हट गया। तो क्यों दिया, ताकि तुम वहां पर उसको लिखो और फिर उसको सॉल्व करने पे जाओ और टाइम वेस्ट करो। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो तुमसे सेल से निकलने वाला करंट पूछा गया। यार समझो, सर्किट में टोटल करंट पूछा जा रहा है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, टोटल करंट। तो टोटल करंट के लिए क्या होता है भाई, जो टोटल रेजिस्टेंस वाले को टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तब तो टोटल करंट निकलेगा। क्योंकि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, और V की वैल्यू कितनी होगी, E, जो कि 7 वोल्ट है। सॉल्व कर डालते, आंसर निकाल लेते। तो आप करना शुरू करो। हाँ 0.2, यस, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, देखो अब गैल्वेनोमीटर को मिटाओ। सबसे पहला काम करो, अगर कभी सीखना है तो सबसे पहले जो ट्रैप है उसको हटा दो। जिंदगी से ट्रैप हट जाएगा तो खुशी ही खुशी हो जाएगी। देखो कैसे खुशी होती है, यहाँ से चले I, तो यहाँ पहुंचा होगा I1, यहाँ पहुंचा होगा I2। अब ये I2 यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, मतलब ये दोनों भाई क्या हो गए, सीरीज में। फिर यहाँ से I1 गया होगा, यहाँ से भी I1 गया होगा, इसमें ये दोनों भाई क्या हो गए, सीरीज में। सबसे पहले सर्किट को दोबारा बनाओ। तो भैया पता है कि सीरीज में सब जुड़ जाता है। 10 + 30 कितना हो गया, 40। तो इसको मिटा दो। अब इसको मिटा करके क्या करोगे, एक सिंगल लगाओगे 40 ओम का, ठीक है। नीचे 30 + 90 कितना हो जाएगा भैया, मालिक बताइए। 30 + 90 कितना होता है, 120। तो 2 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, एक हो गया 120। देख कितनी सिंपल सर्किट हो गई, 120, और एक कितना हो गया 40। कितना हो गया 40, ठीक है। और देखो कितना आसान लग रहा है। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये 1/R इक्विवेलेंट, मतलब 1, इसको 1 कहते हैं, टोटल हमने वैसे लिख दिया, इसको R डैश लिख देता हूं, चलो ठीक है। इसको 1/R डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/40 + 1/120, है ना। एलसीएम कितना आएगा, 120, वेरी गुड। अब यहाँ क्या जाएगा, 30 + 1 कितना आ गया, 31/120। ये 1/R डैश है, तो R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, R डैश आ जाएगा 120/31। कुछ गलत किया नहीं किया, तो अब क्या करो, उल्टा कर डालो, है ना। अब इसको रिप्लेस कर दो विद दिस, एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ। कितना आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 120/31। ये दोनों क्या हैं, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/31 + 5। एलसीएम कितना आएगा, 31। फिर ये कितना आ जाएगा, 5, और ये 155 + 120, यही तो आएगा ना। गलत किया है क्या कुछ, हाँ सही किया है ना। हाँ 30 क्यों आ जाएगा बेटा, अरे 120 है ना, तो उससे क्या मतलब है, 30 आना चाहिए हो। चलो कोई बात नहीं, देखो गलती हो गई मुझसे, फिर से
इसका तो सिंपल फॉर्मूला r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो हो जाएगा 40 गुणे क्या आ जाएगा यहाँ पर 90 बटे 40 प्लस 90, यही तो आएगा ना है। और ये क्या जाएगा 336 गुणे 100 कर देता हूँ अलग, है ना। नीचे क्या आ जाएगा 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, यही तो आएगा। क्या भी गलत है? अब मत कह देना यार गलत है। ओह माय गॉड, चालीस प्लस 120 होगा यहाँ, वैल्यू गलत पुट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अब ठीक रहेगा सब। गलत पुट कर दी ना, 40 और 90 पुट कर दी, यही सामने लिखे हैं फिर भी गलत लिख रहे हैं। क्या जाएगा 12 चौक 48 होता है, 48 गुणे 100। ठीक है, अब कर लो। ठीक है, अब आ जाएगा आपका 30। कितना आ जाएगा 30। ठीक है, ये आपका सॉल्व करेंगे, यू विल गेट, ये जाएगा आपका 30 ओम, इससे से वो 30 ओम। 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब निकाल लीजिए कितना आ गया 35। अब उठा करके बेटा बस कुछ नहीं करना है, I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। कितना है आपका बताइए 7। ठीक है, ये 7 5 जा 35 है ना, 0.2 है। आंसर पता है? कैसे बता जाता है तुम्हें आंसर? मैंने की जय माता दी है। तो बहुत से क्या होता है, करना आना चाहिए ना। देखो एक बार रिवीजन कर लो, देखो क्वेश्चन पूरा एकदम सही सवाल हुआ, अंत में हुआ क्या, थोड़ा सा हम एक जगह वैल्यू गलत पुट कर दिए जिससे पूरा गड़बड़ हो गया। लेकिन हम वापस से रिवीजन करवा देते हैं। एक व्हीटस्टोन ब्रिज था, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था, फिर हम लोगों ने क्या किया था गैलोमीटर में, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में गैलोमीटर में करंट 0 होता है, तो फिर इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो सीरीज में आ गया। तो क्या बन गया आपका, एक बन गया 40 ओम का, एक बन गया 120 ओम का। अब 40 और 120 का हमने पैरेलल सॉल्व किया तो एकदम सही लिखा हुआ था, कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन सॉल्व करते टाइम गलती हो गई। सिंपल किया, जब इसको यहाँ पर 90 पुट कर दिया तो वो गलतियां होती गई, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में डिफिकल्टी कुछ नहीं थी। जब सही वैल्यू पुट की 40 गुणे 120 अपॉन 40 प्लस 120, ठीक, ये बन गया 160, ये बन गया आपका 12 चौक 48 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4800। इसको मैंने 48 गुणे 100 लिखा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 160 जीरो कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे 16 3 हो जाएगा, 3 20 करेंगे कितना जाएगा 30 ओम। पूरा व्हीटस्टोन सॉल्व करके बचा क्या, सिर्फ एक रेजिस्टेंस 30 ओम का। अब इसके साथ ये सीरीज में था 5 ओम का, तो कितना बन गया 35। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना सर्किट में आ गया 35। टोटल करंट निकालना है तो I इक्वल टू V अपॉन R होता है। V कितना था 7 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना निकाला हम लोग ने 35 वोल्ट। जब 7 × 35 होता है तो 1/5 आ गया, और ये आ गया 0.2 एम्पीयर। समझ में आ गया? चलिए, in the circuit shown, if conducting wire is connected between point A and B, the current in this wire will be, क्या कर दिया पता है, कंडक्टिंग वायर मतलब शॉर्ट कर दिया इसको, क्या कर दिया शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब कह रहे हैं बताओ इसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, ये क्वेश्चन करो। तो इसमें सिर्फ इतना कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्लो भी करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, पहली बात तो शॉर्ट सर्किट है, फ्लो तो करेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट मतलब लीस्ट रेजिस्टिव पार्ट, जिसको भाई करंट को कभी भी कहोगे तो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से ही वो जाना पसंद करेगा। वो कभी भी ये नहीं कहेगा मुझे रेजिस्टेंस वाले वहां से जाना है। तुम्हें हाईवे दे दे और तुम्हें गली पकड़ा दे, तुम कहोगे हाईवे से ही गाड़ी चलाएंगे, है ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। इट इज क्वाइट क्लियर कि इसमें से जीरो वाला ऑप्शन तो गलत है। तुक्का हमेशा ढूंढने लगता है, पढ़ ले भाई थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो, आपको यहाँ लूप्स बन जाएंगे, है ना, लूप बनेगा। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इसकी नेमिंग कर डालते हैं। ए बी लिखा ही हुआ है, हमने कहा ये सी लिख दो, इसको डी लिख दो। अब हम इस एक लूप ये सॉल्व कर लेते हैं, और एक बगल में है जिसमें से आपका एडी वाला क्या है, अगर किसी को ये सॉल्व कर लेंगे तो करंट तो हमें मिल ही जाएगा। तो सॉल्व करो, सिंपल तरीके से सॉल्व करो।
ठीक है। CAD वाले लूप में अगर देखा जाए आर्म अगर इसको पकड़ लें, ठीक है, तो देखा जाए तो ए और बी को मिला दिया गया है, दो पैरेलल ब्रांचेस बन गई हैं और फिर दोनों सीरीज में हैं। यहाँ कह रहे हैं ए और बी को अगर हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है ना, हाँ, तो यहाँ पर ऐसे देख लो ए और बी के बीच में अगर हम इस आर्म को देखें तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये देखो, इसको तुम ढंग से देख नहीं लो फिगर को, मैं रीड्रॉ करूंगा तो मैं आंसर दिखने लगेगा। ये 4 ओम है, ठीक है, ये ए और बी तो देखा जाए तो इनको ऐसे मिला दो तो बात तो वही हुई ना, वायर का काम भी तो वही होता है, दोनों को एक ही जगह कनेक्ट कर दो या दोनों के बीच में वायर लगा दो, वायर से तो कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, देखो इसी को मैं ए लिखूंगा और इसी को यहाँ लिख दूंगा बी, और यहाँ से आगे चला गया, ये देखो ये 4 ओम आ रहा था, इसी के आगे एक और 4 ओम, ये हो गया तुम्हारा 2 4 ओम, ठीक है। ये पॉइंट क्या था तेरा सी, ठीक है, देखियो ध्यान से देखियो। अब सी से एक और निकल रहा है नीचे की तरफ 1 ओम, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाके लगेगा, बी पर। देखना क्वेश्चन कितना बेवकूफ बना रहा तुम्हें, फिर बी से ही तो निकला, तो ये बी से हो गया, निकल गया बी से, कितना जा रहा है 3 ओम, कहाँ जाके मिलेगा, वो कहाँ जाके मिल रहा है बताइए जरा, ये तेरा हो गया डी। अरे ये तो दो पैरेलल ब्रांचेस बन गई रे, क्वेश्चन कितना आसान था, है कि नहीं। और ये हो गया तेरा बैटरी, बैटरी है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का ड्राइंग, है कि नहीं। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितना सिंपल हो गया यार, यहाँ से जो करंट निकलेगा वही करंट तो ए बी से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। कितना डरा रहा था क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, वी के टर्म में आंसर आ जाएगा। बैलेंस कंडीशन देखेंगे तो एक इसमें से देखो बैलेंस कंडीशन देखा देते, ये इसको मान लेते ये नहीं है, तो ये 8 ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम, है ना, V/8 यहाँ, V/4 यहाँ, उस समय पे बैलेंस कंडीशन में दोनों को जोड़ दो, I1 प्लस I2, तो V/8 प्लस V/4 कर देंगे, टोटल करंट मिल जाएगा सर्किट के अंदर, जो टोटल करंट होगा वही फ्लो करा देगा, है। तो किधर से बी से ए जाएगा या ए से बी जाएगा वो तुम्हें देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस का खेल है। BC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कैसे निकालोगे बताओ, VC माइनस VB, यही तो करोगे ना। और क्या हो जाएगा, V/4, उस ब्रांच में कितना करंट है, V/4 इंटू 1, ये हो गया V/4 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में देखेंगे तो VA माइनस VB हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, VA माइनस VB अगर निकालना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू V/8 मतलब V/2 आ जाएगा, है ना, यही तो आएगा। तो VC माइनस, अगर VA माइनस VB करना है तुम्हें तो उस केस में क्या जाएगा, VC माइनस VB माइनस VC माइनस VA, बीच में है ना वो, ठीक है। अब उसको देखो जरा, V/4 माइनस V/2 कितना आ गया, माइनस V/4, इसका मतलब क्लियर है कि डायरेक्शन क्या होगा, बी से ए की तरफ, करंट कहाँ से फ्लो करेगा, बी से ए की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो दोनों नोड हमने एक ही जगह लग रखा है, जहाँ ए और बी दोनों लिख रहे हैं, हम ए को उठा करके इधर कर देंगे, बी को इधर कर देंगे, क्या समझे, डायरेक्शन ऑफ करंट का फ्लो मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो बैलेंस कंडीशन अगर देखें तो मैंने आपको एक जगह सर्किट दिखाई, अब मैं इरेज करके वापस से एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, और फिर देखना आपको और मजा आएगा। बड़ा ही आसान था। अगर बैलेंस कंडीशन जानते हैं हम लोग, बैलेंस कंडीशन जानते हैं ना, ये मतलब क्या हो गया, नहीं है कंडक्टिंग वायर, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रांच ऊपर हो जाएगी। तो मैं एक नया फिगर ना इसी में बना दूँ, देखो इस फिगर में क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं I1, इसको क्या मान लेते हैं I2। ओम्स लॉ तो हम सबने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, I=V/R होता है। अच्छा एक चीज बताओ, दो ब्रांचेज अगर पैरेलल में है तो उनपे वोल्टेज सेम रहेगा, तो वोल्टेज अगर V यहाँ है तो इसका मतलब इस इन दोनों के बीच में वोल्टेज सेम रहेगा, इनके बीच में भी। तो पहले एक नई सर्किट बनाते हैं।
तो एक नई सर्किट जो बनेगी वो बनेगी एक 8 ओम की सर्किट बनेगी और एक क्या बनेगी 4 ओम की, है ना। और इनको एक पैरेलल हमने एक बैटरी से नेट रखा है, इसका पोटेंशियल है, तो इसमें करंट कितना होगा, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा V/8 और ये हो जाएगा V/4। क्या भाई समझ में आया, करंट तो नहीं बदलेगा, ठीक। अब तुम चाहे वायर लगा देना, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा यार अगर करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन की बात की जाए अगर, तो अगर यहाँ वायर लगा दोगे तुम तो ये लूप बनने लगेगा, लूप बनेगा तो करंट इनके बीच में फ्लो करेगा, है ना, और एक इधर ही बनेगा लूप, है ना। तो इसका मतलब इट इज क्वाइट क्लियर दैट कि जो मैंने सर्किट बनाई थी परफेक्ट बनाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली पैरेलल में करंट बढ़ता है, तो इन दोनों में करंट जो चल रहा है वो बढ़ेगा आगे जाके दूसरे वाले में, और बिल्कुल वही हो रहा था। देखो दो ब्रांचेस में बढ़ रहा था, फिर वापस से मिल रहा था, फिर वापस से, है ना, तो वो चीजें है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमको पता है कि अगर VB और VA के बीच निकाल, ये C निकल लिया था मैंने, ये लिया था D, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं किसके बीच में, अगर पोटेंशियल बिटवीन C और B निकालना चाहते हैं, B और C, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B क्या हो जाएगा आपका, VBC हो जाएगा आपका VC माइनस VB, है ना, यही तो होगा, ठीक कह रहा हूं ना मैं यहाँ पे, ठीक है। आगे सॉल्व करिए उसको, कैसे करेंगे, नहीं इसको VCB लिखना चाहिए हम लोग को, वही नोटेशन देख रहा था मैं, नोटेशन सही करो इसको, VCB, है ना, VCB। तो VCB क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही करंट फ्लो करवाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था VCB के बीच में, कितना आया था भाई, V बाई कितना आया था, I की वैल्यू कितनी थी, V/4 इंटू 1 ओम, तो V/4 वोल्ट आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम VCA निकाल सकते हैं, VCA निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा VCA बताइए, VC माइनस VA, निकालिए फटाफट निकालिए, कितना आ रहा है। और अगर पोटेंशियल हमने AB के बीच में निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, VA माइनस VB अगर हमें निकालना है, तो उसका एक्सप्रेशन कैसा देखने को मिलेगा वो बताओ जरा हमको। VC माइनस VB, ठीक है, और माइनस, क्योंकि देखो तुम लोग को अभी भी नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूं बेटा, पोटेंशियल एट A, VA को क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो ध्यान से, देखो इस वाली ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पोटेंशियल देगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पोटेंशियल देगा, इन दोनों का डिफरेंस आपको VA माइनस VB देगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो उसके हिसाब से अगर सोचें तो अगर मैं लिखता हूँ VC माइनस VB माइनस ऑफ VC माइनस VA, इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस A और B को दे रहा है, गलत कर रहा हूं मैं, हाँ। अब खोल डालो ब्रैकेट, कितना आ रहा है जरा बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर VC माइनस VB इज इक्वल टू कितना आया था, VC माइनस VB इज V/4, कितना आया था V/4 माइनस VC माइनस VA कितना आया था भैया, V/8 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, V/2 कितना आ गया माइनस V/, माइनस साइन का क्या मतलब है, करंट कहां से कहां जा रहा है ना, B से A, समझ में आया, आंसर क्या आ गया, फ्लोज फ्रॉम, ओके। हमने A से B मान रखा था, है ना, हमने यही कहा ना, हायर माइनस लोअर करते हैं, चेंज जो आता है VA माइनस VB किया, तो उसका उल्टा करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर VA माइनस VB आपका लेसर आ गया, ठीक है, अगर आपका VA इज लेस का मतलब क्लियर है, ये क्या आ गया आपका VA इज लेस देन, ठीक है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे किया इस क्वेश्चन को मैंने, ठीक है, डन। ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, ये भी ठीक क्वेश्चन था, मतलब ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें कंसेप्ट लगा, एक क्वेश्चन ये अच्छा था, और कौन सा क्वेश्चन हमने किया, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको रिवाइज करने की जरूरत है, और ये सारे क्वेश्चन तो ठीक थे, ओके था, ये सब तो कर लिया था हमने, है ना। अभी तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इसमें हम लोग रुके हैं, बाकी सब पे हम लोग फटाफट कर लिए। The resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balance 10 ohm resistance in the right gap to at a point which divides the bridge wire in the ratio of 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो इसमें करना क्या है, मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन आ गया, तो पहले आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, और आपसे लेंथ पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर की कितनी होगी, ठीक है। चलिए यहीं से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना है, ठीक है, कौन सी क्लास है ना, लेट हो रही है।
ये होमवर्क की तरह लिख लो, कर लेना इसको, ठीक है। थैंक यू।